अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। दोस्तों, मार्क्स राज्य को पूंजीवादी राज्य की संख्या देते थे और उसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राज्य एक ऐसी चीज है जिसके जरिए प्रशासक वर्ग की इच्छा बाकी के वर्गों पर लादी जाती है। इसीलिए मार्क्स ने राज्य को समाप्त करने की बात कही है, क्योंकि वह वर्गहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं मार्क्स के धर्म संबंधी विचारों के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि मार्क्स के धर्म संबंधी विचार समझाइए। तो मार्क्स के अनुसार धर्म जनता के शोषण का एक साधन है, क्योंकि क्या होता है कि इंसान जो होता है ना, वो धर्म के अंधविश्वासों में आकर मानव विरोधी कार्य तक कर बैठता है और इसीलिए वर्तमान समय की शोचनीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। अब हम बात करेंगे मार्क्स के साम्यवाद की दो विशेषताओं के बारे में। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए और उसी कार्य के अनुसार उसका वेतन होना चाहिए। दूसरी विशेषता है कि मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज में केवल एक वर्ग यानी श्रमिक वर्ग ही होगा और हर व्यक्ति को श्रम करना होगा, तभी मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत होगा। आप जानते हैं कि मानव के अनुसार सर्वहारा कौन है? मार्क्स ने सर्वहारा मजदूर वर्ग को कहा है, क्योंकि मार्क्स का मानना है कि वर्ग संघर्ष में पूंजीवाद का नाश हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मजदूरों को योग्यता अनुसार काम और काम के अनुसार वेतन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति के तीन अंग कौन कौन से हैं। तो पहला है वाद, दूसरा है प्रतिवाद और तीसरा है संवाद। अब मैं आपको बताती हूँ कार्ल मार्क्स के चार प्रमुख सिद्धांतों के नाम। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की रचनाओं पर पड़े प्रमुख प्रभावों के बारे में। तो पहला प्रभाव था हीगल का दर्शन, खासकर उसकी द्वंद्ववादी पद्धति का प्रभाव। दूसरा है ब्रिटिश समाजवादी तथा अर्थशास्त्रियों की विचारधारा का प्रभाव। तीसरा है फ्रेंच समाजवादी सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और कैबेट की विचारधारा का प्रभाव। अब हम बात करेंगे इतिहास की बौद्धिकवादी व्याख्या में मार्क्स के द्वारा दर्शाई गई विकास की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम मार्क्स के द्वारा बताई गई 6 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। पहली है आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरी है दास अवस्था, तीसरी है सामंती अवस्था, चौथी है पूंजीवादी अवस्था, पांचवी है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था और फिर लास्ट में छठी अवस्था है साम्यवादी अवस्था। अब हम प्लेटो और मार्क्स के द्वारा दी गई साम्यवाद की अवधारणा की एक खास भिन्नता के बारे में बात करते हैं। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आध्यात्मिक साम्यवाद है, जबकि मार्क्स का साम्यवाद वैज्ञानिक साम्यवाद है। अब हम बात करेंगे मार्क्स के वर्ग व्याख्या के अनुसार इतिहास क्या है। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और इतिहास के हर युग में दो परस्पर विरोधी वर्ग, शोषक वर्ग व शोषित वर्ग रहे हैं। आप जानते हैं कि मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति को बेचकर मजदूरी प्राप्त करता है, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी से ज्यादा काम करता है और ज्यादा मूल्य पैदा करता है। मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी और किए गए कार्य के मूल्य का जो अंतर है वही अतिरिक्त मूल्य है। नेक्स्ट है मार्क्स के विचारों का मूल आधार क्या है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। नेक्स्ट है मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को किससे ग्रहण किया था। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया था। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई दो पुस्तकों के बारे में। तो पहली बुक है दास कैपिटल। इसमें पूंजी और पूंजीवाद का मिश्रण है और मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। साथ ही इसमें पूंजी को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। दूसरी बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र। ये कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है, जिसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की गई है। अब देखते हैं कि मार्क्स ने वर्ग यानी क्लास को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग व्यक्तियों के उस ग्रुप को, उस समूह को कहा जाता है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हो। यानी मार्क्स के अनुसार जब समाज के एक ग्रुप, एक समूह के समान हित हो जाते हैं और फिर उन समान हितों के कारण उनके पारस्परिक संबंधों में जो दृढ़ता आ जाती है, तो उसी सामूहिक समूह को एक वर्ग की संख्या दी जाती है। अब बात करते हैं कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से क्या मतलब होता है, उसका क्या तात्पर्य है।
तो दोस्तों, जो हमारा समाज है वो समाज उत्पादन के आधार पर दो वर्गों में बटा हुआ होता है। तो पहला है साधन संपन्न वर्ग और दूसरा है साधनहीन वर्ग। तो पहला जो वर्ग है वो दूसरे वर्ग का शोषण करता है और इसी वजह से दोनों वर्गों में संघर्ष होता है, जिसके फलस्वरूप नए समाज की रचना होती है। अब हम बात करेंगे मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की दो आलोचनाओं के बारे में। तो पहली आलोचना है कि ये मध्यम वर्ग की उपेक्षा करता है और दूसरी आलोचना है कि इसमें गैर आर्थिक और राष्ट्रीय तत्वों की उपेक्षा की गई है। अब देखते हैं कि पूंजीवादी राज्य में पाए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं। तो पहला तत्व ये है कि ये बुर्जुआ की कार्यकारिणी समिति है और दूसरा कि ये राज्य शक्ति और हिंसा पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं कि हीगल और कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में क्या अंतर है। तो हीगल के द्वंद्ववाद में विचार की प्रधानता है और कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में भौतिकता या पदार्थ की प्रधानता है। अब देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या मतलब होता है। तो हमारी जो सृष्टि है उसका विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर हुआ है और इस विकास का मूल तत्व भौतिकता या फिर पदार्थ है। नेक्स्ट है मार्क्स ने किसको धर्म की संख्या दी है। तो मार्क्स ने धर्म को अफीम की गोली कहा है, यानी धर्म को अफीम की संख्या दी है। आपके क्वेश्चन पेपर में एक सवाल ये भी हो सकता है कि किस विचारक को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है और क्यों। तो ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है क्योंकि वो एक साम्यवादी समाज की स्थापना चाहते थे। अब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की क्या विशेषता थी। तो ऐसे समाज में धर्म, जाति, रंग और धन के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और काम करने पर अयोग्य व्यक्तियों के लिए सामाजिक सहायता की व्यवस्था होगी। तो ये थे कार्ल मार्क्स से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स।